नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप सभी बच्चे हिंदी विषय में 60+ मार्क्स ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला सेक्शन है खंड आ है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बच्चों आप लोगों को ये अपने आप से टारगेट रखना है कि हमारे 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू हर हालत में सही जाने चाहिए। ये आप लोग खुद से अपने आप में टारगेट रखेंगे कि हमारे हर परीक्षा में हर बार पूरे के पूरे एमसीक्यू सही जाने चाहिए। और सेकेंड बात ये कि आप लोग हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, शुल्क युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये आलोचना के तो हैं ही, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है ये निबंध के भी हैं। किसके हैं? निबंध के भी ये प्रमुख लेखक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो सबसे फेमस रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सबसे फेमस रचना है वो इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये रचना आप इनकी याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनका एक जो निबंध संग्रह है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, उसका नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। ये यहाँ पर आपको इनको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके नाम पर शुक्ल युग की क्या हुई? स्टार्टिंग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य जो आपका इतिहास है इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है? शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है? तो ये बच्चों समयावधि है 1938 से 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, शुल्क युग के बाद ही आपका शुल्कोत्तर युग आया था। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला किस विधा की रचना है? तो ये आपकी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके आपके लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और जो आपकी विधा है उपन्यास, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें सामाजिक उपन्यास है, इसमें दहेज प्रथा, अनमोल विवाह का वर्णन किया गया है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को अशोक सम्राट या मतलब कि उपन्यास सम्राट क्या कहा जाता है? इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है कि उपन्यास सम्राट कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं? वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब बच्चों आप लोग मुझे सभी बच्चे बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद जो आपके हैं, जिनकी निर्मला कथा है, इनकी आपकी कुछ रचनाएं याद रखनी, जैसे कि गोदान है, ये आपको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। इसकी जो विधा है ये बच्चों उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, आपको ध्यान रखनी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी एक रचना है गबन। क्या है? गबन। ये भी आपकी उपन्यास ही है, उपन्यास है। एक आपकी है निर्मला। क्या है? निर्मला, जो आपकी क्वेश्चन है आपका निर्मला, ये भी आपका उपन्यास है। एक आपकी रचना है कर्म भूमि। क्या है? कर्म भूमि। बच्चों ये भी आपकी उपन्यास ही है। एक आपकी रचना है वहाँ सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन, ये भी बच्चों आपका उपन्यास ही है।
ठीक है। इसके बाद आप रचना ध्यान रखेंगे कफन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफन बच्चों आपकी कहानी है, क्या है? कहानी है। और नेक्स्ट आपकी ये ईदगाह, कौन सी रचना है? ईदगाह, ये भी बच्चों आपकी कहानी है। तो ये बच्चों सभी की सभी रचनाएं आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं थी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुल्क युग के निबंधकार कौन है? तो शुल्क युग के निबंधकार कौन है? वो यहाँ पर आपके वियोगी हरि हैं। कौन है? वियोगी हरि हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही नामक रचना के लेखक कौन है? तो बच्चों कलम के जो सिपाही के जो लेखक हैं वो आपको पता होना चाहिए, अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ठीक है। एक बच्चों आपको ध्यान रखना है, कलम का जो सिपाही है इसके मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। जो कलम का सिपाही है ये इसमें क्या है? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया है, तो ये उनकी जीवनी है। जो आपके अमृत राय थे ये बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीतिकाल की समयावधि क्या है? तो बच्चों रीतकाल की जो समयावधि क्या है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। 1643 से 1843 की जो समय है ये आपका रीतिकाल का समय कहलाता है। अब कई सारे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों रीतिकाल की जो विशेषताएं होती हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, नायिका भेद होती है, अलंकारों की अधिकता होती है, रीति ग्रंथों की रचना होती है। अब कई बार आप लोगों से रीतिकाल के कवि भी पूछे गए हैं। तो रीतिकाल के कवि बिहारी होते हैं, आपको ध्यान रखना है, बिहारी होते हैं। और आपके केशव दास होते हैं। आपको सारी सारी बातें पता होनी चाहिए, ये इसी के अराउंड में सारी बातें हैं। और आपके भूषण जी होते हैं, और आपके देव होते हैं। कौन? देव। और लास्ट आपके होंगे पद्माकर। कौन? पद्माकर, पद्माकर जी। तो ये सारे के सारे कवि आपके रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो बच्चों आधुनिक युग की जो मीरा है वो आपको पता होना चाहिए, महादेवी वर्मा जी हैं। तो जो महादेवी जो वर्मा है ये छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं। ये आपको सारी बातें ध्यान से सुनना है। जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद युग की कवियत्री हैं। इनका जो उपनाम है, यानी कि इनका जो अन्य नाम है, कह सकते हैं आधुनिक युग की मीरा। ठीक है। अब बच्चों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इनकी पहली रचना है यामा। कौन है? यामा है। फिर इनकी रचना है नीरजा। क्या है? नीरजा है। फिर इनकी रचना है दीपशिखा। क्या है? दीपशिखा, दीपशिखा है। फिर एक इनकी रचना है सांद गीत। कौन सी रचना है? सांद गीत। कौन सी रचना है? सांद गीत। ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो आधुनिक काल के ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। द्विवेदी युग से संबंधित हैं। बच्चों मैथिली शरण गुप्त को जो उपाधि दी गई है वो उपाधि दी गई है राष्ट्र कवि की। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। अब बच्चों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत भारती, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार भी करना है। भारत भारती। और साकेत, ये भी पूछी गई है, साकेत। और एक इनकी रचना है पंचवटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है, पंचवटी। और एक इनकी रचना है यशोधरा। कौन सी रचना है? यशोधरा। तो ये आपको इनकी रचनाएं साथ साथ में याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो जो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रीतिकाल से संबंधित कौन कौन से कवि हैं? तो रीतिकाल के बिहारी हैं। कौन है? बिहारी जी हैं, केशव दास जी हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, भूषण जी हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है, छायावादी महाकाव्य है। तो छायावादी महाकाव्य कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए, कामायनी। कामायनी किसने लिखी है?
कामायनी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी रचना लिखी है। और किस युग में लिखी है? तो ये लिखी है छायावाद युग में। कब लिखी गई है? छायावाद के युग के कवि भी हैं जयशंकर प्रसाद जी, और ये छायावाद युग में लिखी गई है। और कामायनी की विधा क्या है? तो ये बच्चों विधा इसकी है महाकाव्य। क्या है? ये आपका महाकाव्य है। ठीक है, ये आपको इनकी बात ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, छायावादी जो युग है इससे संबंधित आपको कवि के नाम याद रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला नाम आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जी का, फिर नाम याद रखना महादेवी वर्मा का, फिर नाम याद रखना है सूर्यकांत पाठी निराला का, फिर लास्ट याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो ये आपको 4 नाम याद रखने, इन्हीं 4 नाम से आपसे जब भी पूछा जाएगा ये ऑप्शन कोई ना कोई पक्का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया ही था यामा किसकी रचना है, ये तो आपको फटाक से बता देनी चाहिए। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अब आपको इससे एक नया बताते हैं फैक्ट। नया फैक्ट बच्चों ये है, महादेवी वर्मा को यामा पर ही ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो यामा रचना पर ही दिया गया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है खरोड़ रस का स्थायी भाव क्या है? खरोड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो बहुत आसान है, शोक। क्या है? शोक। अब आप मुझे बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। बीभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शांत जो आपका रस है, जो आपका शांत रस होता है, इसका जो स्थायी भाव है वो आपका निर्वेद होता है। मैंने आपको सारे के सारे रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है, रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है सोरठा छंद के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों सोरठा जो आपका चरण होता है उसके प्रथम चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों वहाँ पर आपका अलंकार रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार जो आपका शब्द होता है उसमें आपका उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग इसमें आपका अधि। कौन सा? अधि। अब बहुत से ऐसे आपके उपसर्ग, जैसे आपका अधिपति है, कौन है? अधिपति में अधि अधि उपसर्ग है। अधिकार हो गया, एक तो अधिकारी हो गया, इसमें आपका अधि उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द्विगु समास का प्रथम पद होता है। तो द्विगु समास का प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। जैसे कि आपका चौराहा हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आग का तत्समक रूप शब्द क्या है? तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप इसका क्या है? तो आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। आपको ध्यान रखना है अग्नि। अब आपको कई सारी चीजें ध्यान रखनी है। अग्नि जो है आपका समय, और जो आपका आग है ये आपका तद्भव है। कैसा है? तद्भव शब्द आपका, ये आपको ध्यान रखना है। जो अग्नि है ये आपका तत्सम सम है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है तद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? ठीक है, एक वचन क्या होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए तस्मय। क्या होगा? तस्मय। अब बच्चों यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि आँख का जो आँख होती है, मतलब जो अच्छी होती है, अच्छी, तो अच्छी किसका होता है? यह होता है आँख का। किसका होता है? आँख का। किसका होता है? आँख का। इसके बाद दांत का, दंत का क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत होता है। ये आपको सारे याद करने हैं। इसके बाद कर्ण का क्या होता है? कर्ण का कान होता है। क्या होता है? कर्ण का कान होता है। हस्त का हाथ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग है? तो कौन सा वाक्य का अंग है ये आपसे पूछा गया है।
तो वाक्य का कौन सा अंग है? उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है, तो का खा दोनों हो जाएंगे। इसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका जलज नहीं है। जलज होता है कमल का। किसका होता है? कमल का। बादल का नीरद होता है, अम्बुद होता है, जलद होता है। मेघ होता है, घन होता है, अम्बुद होता है और होता है पयोधर। क्या होता है? पयोधर। ये आपको ध्यान रखना है। मेघ भी होता है, मेघ भी होता है, घन भी होता है, घन। ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब बच्चों आपका नेक्स्ट वाक आता है खंड बा। खंड बा बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट है मित्रता, उसी से लिया गया है, जो कि आपका जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर मित्रता से ही आपका पद्यांश या गद्यांश देखने को मिलेगा। तो उस पार्ट की थ्योरी को अच्छे प्रकार से समझ के जाना है। बोर्ड एग्जाम तक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपके अर्धवार्षिक चल रहे हैं तो अच्छे से और तैयारी कर लो, फिर जब आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे तो और अच्छे से तैयारी कर लेना। तो इनके तो आंसर देना काफ़ी आसान होता है। बस यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कहने का मतलब पाठ का नाम लिखना है, और यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम किस पाठ से लिया गया, कौन से लेखक है। पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम कौन हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको पहले एक बार पढ़ लो, फिर अपने विचारों के माध्यम से यहाँ पर आपको लिख देना होता है बढ़ा चढ़ाकर। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आप कुछ चीज़ें गद्यांश पर पढ़कर ही उत्तर देनी है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपके हिंदी में बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है और थोड़ा सा स्पीड में भी लिखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूट जाए। इसके बाद आपका अथवा है, सेम आपका वही काम करना है। आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम कंपलसरी सही होना चाहिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन सही कर लिया तो 100% आपको इसमें पूरे 6 में 6 नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये आपका पद्यांश दिया गया है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व पाठ का नाम लिखिए। तो कोशिश ये करना है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, लेखक का नाम जो भी हो, ये गलत नहीं होना चाहिए। इसे आपको 100% बन सही लिख कर आना है, कैसे भी करके। अगर आपने ये क्वेश्चन सही लिख दिया तो ये क्वेश्चन टीचर ऐसे ऐसे चेक कर देता है, बस आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अथवा, सेम उसी प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है दिए गए संस्कृत खंड में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। बच्चों ये आपका जो पहला वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था तो यही वाला बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसको आपका जो पहला वाला है वाराणसी वाला है, उसको आपको अच्छे प्रकार से पाठ को तैयार करना है। वो पाठ आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको एकदम से घोर के चाट के पी जाओ, उससे आपका बोर्ड एग्जाम में 101% आपका गद्यांश आएगा। ठीक है। अथवा में आपका नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों, ये आपका अथवा में कोशिश बच्चों यही करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आसान हो। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है दिए गए पद्यांश श्लोक पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अपने स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य के नायक के बारे में आपको जानकारी देने। जो भी आपका जिला हो, कई सारे बच्चे अपने जिले वाला खंडकाव्य नहीं तैयार करेंगे, दूसरे जिले का तैयार कर लेते हैं। तो आप अपना जिला देखें, आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य निर्धारित किया गया है उसे ही आप अपना तैयार करें। वो तो एक ही होता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लो, वो आपके पक्के 3 नंबर हो जाते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई आपको श्लोक लिखना है, ये तो आपको रटा रटाया होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। कोशिश ये करना कम से कम 2 पेज का जीवन परिचय होना चाहिए। 2 पेज लेखक का, 2 पेज कवि का। 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए और कम से कम
5 रचनाएं लेखक की होनी चाहिए, 5 रचनाएं कवि की होनी चाहिए। ये इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको पूरे में पूरे 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे प्रकार से हेडिंग सही डाल के लिखना है। जीवन परिचय, कृतियाँ लिखनी है, साहित्य में योगदान लिखना है, सारी चीज़ें आपको हेडिंग डाल डाल कर ही लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, बिजली की समस्या के निराकरण हेतु जिले के बिजली विभाग को आपको शिकायती पत्र देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। संस्कृत भाषा में जो भी यहाँ पर आपको इजी लगे वो यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निबंध आपको लिखना। बच्चों निबंध यहाँ पर आपका 7 नंबर है, तो कम से कम 4 पेज का निबंध लिखना चाहिए। 4 पेज से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और विशेषकर आप हेडिंग डालकर ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बिना हेडिंग डाल के लिखने लगे। अच्छे प्रकार से हेडिंग बनाओ, प्रस्तावना बनाओ, फिर उससे नीचे हेडिंग बनाओ, एकदम बढ़िया से हेडिंग बना बना के लिख दो। हेडिंग बनाने से फ़ायदा ये रहता है कि जल्दी से पेज भर जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे कि ये नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पर पेपर चाहिए, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पेपर कैसा लगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।